तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। ठंड का समय चल रहा था। उस रात जब मैं बाहर निकला हुआ था तो मेरे साथ मेरा एक खास दोस्त था जिसका नाम चिंतामणि था। आज की इस बेहद ही ठंड की रात के अंदर बर्फ पूरी तरीके से हावी थे। सड़क के ऊपर हल्की हल्की बर्फ की एक परत जम गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज ठंड लगातार बढ़ने ही वाली थी और कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे और अभी तो ठंड सिर्फ शुरू ही हुई थी। रात के 3 बजे के बाद तो और भी भयानक ठंड होती थी और आज मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी लेकर ट्रिप पर आया हुआ था। लेकिन ट्रिप पर आने के बाद हम एक जंगल के अंदर फंस गए थे। हमें नहीं पता कि इस जंगल का रास्ता कहां से होकर गुजरता था। हमें रात के करीब 12:30 बज गए थे, लेकिन घूमते घूमते हम वहां का रास्ता पूरी तरह से भूल चुके थे। हमें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। हालांकि उस जंगल के अंदर हमें एक कच्ची सड़क तो नजर आ रही थी, लेकिन उस सड़क पर चलने के बाद भी हम वापस उसी जगह पर आकर रुक जाते जहां से हम निकलते थे। जब हमने जंगल के अंदर मैप को सर्च करने की कोशिश की तो मैप भी वहां पर सर्च नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की काफी कमी थी और ऐसी स्थिति में हमारा तो दिमाग खराब होता जा रहा था। कुछ देर तक ट्राई करने के बाद जब मुझे लगा कि अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे तो मैंने अपने दोस्त को गाड़ी रोकने को कहा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे तो फिर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता और उसके बाद तो हमारा यहाँ से निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ऊपर से इस जंगल का एरिया काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं बार बार चक्कर काटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक गया था। इसलिए मैंने अपने दोस्त चिंतामणि को गाड़ी कहीं पर रोकने का इशारा किया और उसने फिर गाड़ी को एक पेड़ के नीचे रोक दिया। उस पेड़ के नीचे हमें ठंड का एहसास थोड़ा कम हो रहा था। हालांकि गाड़ी के अंदर होने की वजह से हमें इतनी ज़्यादा ठंड महसूस तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ठंड इस कदर छाई हुई थी कि गाड़ी बंद होने के बाद भी हमें हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। फिर मैंने गाड़ी के पीछे पड़े कपड़ों के अंदर से एक कंबल उठाया और उसे ओढ़ कर बैठ गया। फिर ऐसा ही चिंतामणि ने किया और वो भी अब आराम से गाड़ी के अंदर बैठा रहा। अब हमें इंतजार था तो सिर्फ सुबह होने का, लेकिन इस घनघोर जंगल के अंदर हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता था। ऐसे में हमें सचेत रहने की जरूरत थी। और फिर उसके बाद हम दोनों को वहीं पर एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड को देखते ही मुझे समझ में नहीं आया कि ये इत्तेफाक था या फिर एक साजिश, क्योंकि जहां पर हम रुके हुए थे वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था। शायद इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस बोर्ड के ऊपर हिंदी में नहीं बल्कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ था और मुझे उर्दू भाषा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उस बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ था तो मैं उसको समझ नहीं पाया। लेकिन उसके बाद मैंने उसकी एक तस्वीर क्लिक कर ली और उस तस्वीर को ट्रांसलेट वाले ऐप पर अपलोड कर दिया, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क तो ना के बराबर थे। तो ऐसी स्थिति में ना ही तो किसी को मैं फ़ोन कर सकता था और ना ही मैं नेटवर्क का उपयोग कर सकता था। पहले भी मैंने मैप को चलाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मैं उसको चला भी नहीं पाया था। मगर मैंने उस तस्वीर को अपलोड करके वहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा। अब मेरा तो टाइम पास भी नहीं हो रहा था। एक तो हम घनघोर जंगल के अंदर फंस गए थे और ऊपर से इस जंगल के अंदर खतरा भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था कि कोई भी जंगली जानवर कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी से नीचे उतरना तो अपनी मौत को दावत देने जैसा हो गया था। ऐसी स्थिति में मैं चिंतामणि से कुछ बात करने लगा। अभी मैं और मेरा दोस्त चिंतामणि इधर उधर की बात ही कर रहे थे कि तभी हमें ऐसा लगा जैसे कोई भारी सी चीज आकर हमारी गाड़ी से टकरा गई थी। हम दोनों काफ़ी हैरान हो गए थे और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का एहसास तो हो गया था कि हो ना हो ये कोई जंगली जानवर ही होगा। लेकिन हमने इधर उधर देखा तो हमें वहाँ पर कोई नहीं दिखा और हम दोनों के अंदर ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर कर देख सकें कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमारी गाड़ी से टकराई थी, क्योंकि इस जंगल के अंदर
कभी भी कोई भी जंगली जानवर हमारे ऊपर अटैक कर सकता था और हम दोनों मरना नहीं चाहते थे। इसलिए हम बड़े आराम के साथ गाड़ी के अंदर बैठकर इधर उधर देखते जा रहे थे। खैर अभी भी हमारे मन में इतना ज़्यादा डर नहीं था कि गाड़ी के ऊपर किसी भयंकर जानवर ने हमला किया हो। हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि एक छोटी सी घटना है, मगर हम अभी तक इस बात से रूबरू नहीं थे कि जिस घटना को हम छोटा सा समझ रहे हैं उसकी हकीकत अभी सामने आनी बाकी थी। पर लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में तो सब कुछ एकदम सही रहा और हमें किसी भी चीज का बिल्कुल डर नहीं था। जो 5 या 7 मिनट पहले हमारे साथ घटना हुई थी अब वो ठंडी हो चुकी थी और हम उसको भूल भी चुके थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी। अचानक से हमें ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी को कोई पीछे से उठाकर नीचे पटक रहा है। पहले तो इतनी भारी गाड़ी को आखिर कौन उठा सकता था, और दूसरी बात कि आखिर इस जंगल में हम दोनों के अलावा तीसरा और कौन था, क्योंकि कोई जंगली जानवर तो इतनी भयानक हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम दोनों ने जैसे पीछे पलट कर देखा तो फिर से हमें वहां पर कोई नजर ही नहीं आ रहा था और हमें अब ये बात समझ में आने लगी थी कि जिस घटना को हम नॉर्मल समझ रहे थे पक्का उसके पीछे कोई बड़ा और भयानक जानवर छिपा हुआ है जो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता था। अब मेरी भी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी और मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मेरे साथ साथ चिंतामणि की हालत भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा था। मैं भी अब चिंतामणि की तरफ डरा और सहमत देखता जा रहा था। उसके बाद चिंतामणि ने मुझसे कहा, भाई मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर हम गाड़ी के अंदर ही रुके रहे तो हमारे साथ कुछ भी डरावना हादसा हो सकता है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी भी बात ठीक लग रही थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर भी हमारे साथ वो घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी जिनका हमें डर था। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था जो हमें गाड़ी के अंदर होकर भी नुकसान दे सके। ऐसी स्थिति में मेरा मन दोगला हो गया था। न ही तो मैं नीचे उतरना चाहता था और न ही गाड़ी के अंदर रहकर अपनी मौत को दावत देना चाहता था। मैं बुरी तरह से फंस गया था और मेरा दिमाग भी अब काम करना बंद कर चुका था। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान वहीं पर अपनी मौत के दर्शन कर ले। इस बार मैंने देखा कि मुझे अपने सामने एक काला सा आदमी नजर आ रहा था, पर डरावनी वाली बात तो ये थी कि उसका रंग बहुत ही काला था। जिस तरह के ज़ॉम्बी मैंने कई बार फिल्मों में देखे थे उसी तरह का ज़ॉम्बी मुझे अपने सामने दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है और मुझे जान से मार सकता है। उसके हाथ खून से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसने कोई शिकार किया था और अब अगली बारी हमारी थी। वो तुरंत ही हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और गाड़ी को एकटक देखने लगा। मैं जान गया था कि अभी यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है और इससे पहले ही मैंने अपने दोस्त चिंतामणि को उतरने का इशारा किया और हम दोनों अपनी अपनी कंबल लेकर उस ठंडे और सुनसान से पड़े जंगल के अंदर सरपट भागने लगे। अब हमारे पीछे वो ज़ॉम्बी अपने हाथ धोकर पड़ गया था। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। अब जिस तरफ चिंतामणि भागता जा रहा था तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ भागता ही चला गया। जो गाड़ी हमें इतनी देर हमारे लिए सुरक्षित लग रही थी अब उस गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर वो कहाँ रह गई, क्योंकि हम दोनों अपनी गाड़ी से बहुत ही दूर आ चुके थे और अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां पर हमें उस जंगल के घनघोर पेड़ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हमने देखा कि आगे का जंगल तो और भी ज्यादा गहरा और डरावना था और वो जंगल देखने में इतना ज्यादा गहरा लग रहा था कि उसके अंदर जाने से पहले ही हमारी हिम्मत टूट गई। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, इसलिए हमें चलना ही होगा। उसकी बात सुनने के बाद मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई और उस जंगल के अंदर अपना पहला कदम पटक दिया। उसके साथ ही ना जाने क्यों लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज मैं किसी भी कीमत में अपनी जान नहीं बचा पाऊंगा। फिर उसके बाद हमने जैसे उस गहरे से जंगल के अंदर अपने कदम पटके तो हमें ऐसा लगा जैसे कि हमारे पीछे पीछे कोई भागता हुआ आ रहा है और ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं वो अजीब सा दिखने वाला शैतान हमारे पीछे आ रहा होगा, इसलिए हमें छुपने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी।
वो जंगल काफी घना था और कई पेड़ तो ऐसे भी थे जिनके ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता था। तो मैंने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया और उसके बाद हम एक पेड़ के ऊपर बहुत ही हल्के हल्के कदमों के साथ चढ़ गए और हम ऊपर से नीचे की तरफ का नज़ारा देखने लगे। फिर कुछ देर तक तो हमें वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद जैसे ही चांद की हल्की हल्की रोशनी के अंदर हमें वो ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला हैवान दिखा तो हमारे शरीर के अंदर सनसनी मच गई। लेकिन 5 या 7 मिनट तक हम ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ का नज़ारा निहारते रहे और उसके बाद हम दोनों को लगा कि शायद ये खतरा टल चुका है और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मैं अपने दोस्त चिंतामणि के साथ नीचे तो उतर गया था, लेकिन नीचे उतरने के बाद जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था उस दहशत को देखकर हर कोई कांप जाए। क्योंकि जैसे मैं और मेरा दोस्त चिंतामणि हम उस पेड़ के ऊपर से नीचे उतरे तो हमने नीचे की तरफ आते देखा कि वहां पर एक नहीं बल्कि लगभग 50 की संख्या में बड़े बड़े खतरनाक से ज़ॉम्बी खड़े नजर आ रहे थे और अब तो उनके शरीर से बहुत ही भयंकर बदबू आ रही थी और वो अब हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते थे। हालांकि एक अच्छी बात तो ये थी कि वो वहां से थोड़ी दूरी पर थे और उनकी नज़र अभी तक हमारे ऊपर नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही हम उन्हें नजर आ जाते तो ये बात तो बिल्कुल तय थी कि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। इससे पहले कि वो हमें देख पाते कि मैंने अपने दोस्त की गर्दन पकड़कर नीचे कर दी और हम दोनों पेड़ के पत्तों के नीचे दब गए, क्योंकि मुझे वहां पर पत्तों का एक बड़ा सा ढेर दिखा और इसलिए मैंने अपने दोस्त के साथ साथ अपने आप को भी नीचे झुका लिया और हम दोनों उन पत्तों के अंदर सो गए जिससे कि हम किसी को नजर न आए। वहां पर इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि आखिर वहां इतना फर्क क्यों था, लेकिन जंगल के बाकी के हिस्से को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हिस्से में ठंड काफी कम महसूस हो रही थी। इसका एक कारण ये भी हो सकता था कि यहाँ पर पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में थे और ऐसी हालत में ठंड का होना थोड़ा कम हो गया था। लेकिन इसी बीच हमें इतनी गंदी बदबू महसूस होने लगी कि हम दोनों को उल्टी करने का मन करने लगा। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस तरह की भयानक स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जैसे धीरे धीरे मैंने उठकर इधर उधर देखा तो मुझे अब वहां पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था और ऐसी स्थिति में मैंने अपने दोस्त चिंतामणि को वापस खड़ा किया और उसके बाद हम दोनों वापस से पेड़ के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर रुकना हमारे लिए काफी ज्यादा भयानक हो सकता था। और जब मैंने फोन निकालकर समय देखा तो मैंने पाया कि इस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे और 3:30 बजे का मतलब था कि बस कुछ देर के अंदर ही चारों तरफ उजाला होने वाला था और उसके बाद हमारी ये दहशत भरी रात कहीं ना कहीं खत्म होने वाली थी। बस अब हमें किसी भी तरह से 1.5 या 2 घंटे और बिताने थे और उन 1.5 या 2 घंटों को हम उस पेड़ के ऊपर बैठकर भी बिता सकते थे और उन 1.5 या 2 घंटों को हम उस पेड़ पर बैठकर बिता सकते थे। और दोस्तों उसके बाद मैंने वैसा ही किया। हम लगभग सुबह होने तक बस उन्हीं पेड़ों के ऊपर बैठकर नीचे की तरफ देखते रहे, लेकिन किसी तरह से वो रात बीत गई और जैसी सुबह हुई तो हमने मैप के ऊपर सारा का सारा माजरा देख लिया, क्योंकि मैंने देखा कि वहां से कुछ दूर आगे उस जंगल से बाहर निकलने का एक रास्ता था। पर हमें नहीं पता था कि सुबह होते ही वहां पर नेटवर्क ने वहां पर कैसे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले तो हम किसी तरह उस जंगल के अंदर भटकते हुए हमारी गाड़ी के पास पहुंच गए और गाड़ी के पास पहुंचने के बाद जब हमने वहां पर अपने आजू बाजू में देखा तो वहां पर सब कुछ सही लग रहा था। उसके बाद हम दोनों वहां से गाड़ी को लेकर निकल गए और उस जंगल से बाहर निकल आए। जब हमने उस घटना के बारे में वहीं पर रहने वाले कुछ लोगों को बताया तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जंगल के अंदर इस तरह की घटनाएं होना तो बेहद ही कम है। आप किस्मत वाले लोग हो जो वहां पर रात में रुकने के बाद भी अपनी जान बचाकर लौट गए। लेकिन दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड ये बोलता है कि एक बार रात के वक्त किसी इंसान ने अपने कदम उस इलाके में रख दिए तो उसके बाद वो कभी भी वापस जिंदा नहीं लौट पाएगा। दोस्तों इन सारी घटनाओं को सुनने के बाद मुझे अपने आप पर थोड़ा गर्व हुआ कि चलो मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह यहाँ तक तो लौट आया। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी भी जंगल जैसे रास्ते से कभी नहीं गुजरता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।